Hello YouTube family, this is Swasha, the rebel. हेलो यूट्यूब फैमिली। आज रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज़ में हम एक और इंतहाई सस्पेंसफुल केस जो कि ओस्लो नॉर्वे में पेश आया था 1995 में, जिसमें एक लेडी जेनिफर फेयरगेट को कत्ल या उन्होंने खुदकुशी की थी, उस केस को कवर करेंगे। केस को स्टार्ट करते हैं। ये 3 जून 1995 की शाम थी। यहाँ ओस्लो में एक इंतहाई खूबसूरत 5 स्टार होटल था जिसका नाम था रेटिसन सॉस प्लाजा। उसके रूम नंबर 2805 में सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर बाहर कॉरिडोर में खड़ा होता है और वो दरवाजे पर नॉक करता है क्योंकि रूम में जो मौजूद लेडी हैं उन्होंने 3 दिन से होटल का बिल नहीं अदा किया। लेकिन वो जैसे ही नॉक करने के लिए दरवाज़ा को पहली दफ़ा हाथ लगाते हैं, उसके साथ ही उनको अंदर से एक बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है जो कि गोली चलने की आवाज़ थी। वो जो गार्ड है सिक्योरिटी, वो घबरा कर पीछे हट जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि कमरे में क्या हुआ है। और इसके बाद उसके अंदर नॉर्वे की तारीख का सबसे बड़ा सस्पेंस केस बन चुका होता है, जिसमें एक ऐसी औरत की लाश मिलती है उस रूम से जिसकी पूरी ज़िंदगी झूठ थी। केस की शुरुआत होती है 31 मई को, जब एक इंतहाई हसीन यंग खातून है जो कि होटल में दाखिल होती हैं। वो फॉर्म फिल करती हैं, अपना नाम जेनिफर फेयरगेट बताती है और हैरत अंगेज़ तौर पर होटल वाले भी बगैर किसी पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड के बगैर उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये उनका नाम जेनिफर फेयरगेट है। और उसके साथ ही वो अपना एड्रेस लिखती हैं बेल्जियम में, और अपने साथ एक और साथी लुइस फेयरगेट का भी नाम लिखती हैं कि जी ये वाले जो मेरे हैं ये मेरे रूममेट होंगे जो कि आके इस रूम में मेरे साथ रुकेंगे। इसी तरह वो उस फॉर्म पे बेल्जियम में लिखती हैं कि उनका जो एक साथी है लुइस फेयरगेट, वो भी उनके साथ इस रूम में स्टे करेगा। लेकिन उस 3 दिनों के दौरान जब वो होटल में स्टे कर रही थी तो उनके ये वाले जो कंपेनियन थे, जो साथी थे, वो कभी भी होटल में नहीं नजर आए। वो कभी वहाँ थे या नहीं थे, विजिट भी किया, या जेनिफर किसी और साय के साथ शायद ट्रैवल कर रही थी। खैर, गोली जब चलती है तो सिक्योरिटी गार्ड वो पुलिस को अलर्ट करते हैं। 15 मिनट बाद पुलिस कमरे में दाखिल होती है, लेकिन कमरे में दाखिल होते साथ ही उन्हें पता लगता है कि वो जो डोर था मेन, वो तो अंदर से डबल लॉक था। जो मेन बिस्तर था उस पर जेनिफर की लाश पड़ी हुई थी और उस जेनिफर की लाश को उसके फोरहेड यानी जो माथा था उसके बीचों बीच उसको गोली लगी थी और उसके हाथ में एक तरफ 9 mm का ब्राउनिंग पिस्टल मौजूद था। खैर, इसके बाद उसकी लाश को लेके जाया गया और पोस्टमार्टम शुरू किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान कुछ बहुत ही अजीब व गरीब सी सुराग सामने आए, जिनमें सबसे पहला जो लिंक था वो ये था कि जो जेनिफर फेयरगेट जो थी, उनके जो कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे, यहाँ तक कि उनके जो अंडरगारमेंट्स थे उस पर से भी तमाम टैग्स यानी कौन से ब्रांड या लेबल के वो हैं वो हटा दिए गए थे। उनके शूज़ में से, उनके बैग में से किसी पर भी कोई लेबल मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि जो पिस्टल जो उन्होंने यूज़ किया था सुसाइड के लिए, उस पिस्टल का जो सीरियल नंबर था उसको भी एसिड से मिटा दिया गया था। इसी तरह जो उनका जो अपने साथ सामान था, यानी 5 स्टार होटल में एक लेडी जो रहने आई हैं, उनके पास ना अपना टूथब्रश था, ना कोई सोप था, ना इसके अलावा भी कोई ऐसा पर्सनल स्टाफ, कोई मेकअप, कुछ भी नहीं था। उनके पास सिर्फ 25 बुलेट्स मौजूद थी और इंतहाई महंगे कपड़े मौजूद थे। लेकिन ये जो महंगे कपड़े भी मौजूद थे, इनमें भी सिर्फ ऊपर वाली शर्ट्स मौजूद थी। और उनकी ये लाश जब ये बेड पे मिली तो भी वो हाफ नेक थी, यानी इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ ऊपर वाली शर्ट पहनी हुई थी, नीचे से उनके कपड़े गायब थे और उन्होंने सिर्फ शर्ट और जूते पहने हुए थे। तो गोया या तो उन्होंने सुसाइड किया था या उन्हें इस हाल में किसी ने छोड़ा था, बिकॉज डेफिनेटली सुसाइड करते हुए कोई इस हालत में खुद को गोली नहीं मारता, जो कि सबसे पहले एक बहुत ही अजीब व गरीब सी लीड थी जो कि पुलिस को मिली। इसी तरह ये इन्वेस्टिगेशन चलती रही और उन्हें एक गुमनाम कब्र में दफन कर दिया गया और इस तरह उनकी तलाश जारी रही कि शायद उनका कोई क्लू मिल जाए, लेकिन उसके आइडेंटिटी या डीएनए में से किसी किस्म का कोई क्लू नहीं मिला। इस तरह से उनको एक अनआइडेंटिफाइड यानी गैर शनाख्त से इसी तरह कब्र में रखा गया। लेकिन तकरीबन 30 साल गुजरने के बाद दोबारा 2016 में यानी 2016 में
उनकी जो एक गुमनाम कब्र थी उनमें से दोबारा उसको कब्र को खोला गया और उसको एक्सह्यूम किया गया, यानी उनकी बॉडी को निकाला गया और उनके डीएनए सैंपल्स वगैरह जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई। इसके अलावा उनके दांतों के सैंपल्स वगैरह भी लिए गए ताकि उनकी जो आइडेंटिटी थी कि वो कहाँ से बिलोंग करती थी या किस लिंक से या उनका डीएनए कहाँ मैच करता था, ताकि वो कंफर्म किया जा सके। इस तरह से जब उनकी डीएनए का टेस्ट किया गया तो उससे ये पता चला कि वो बेल्जियम से नहीं थी, बल्कि इनका जो लेडी थी जेनिफर फेगेट, इनका ताल्लुक जर्मनी से था। और इनके जो दांतों के टेस्ट वगैरह किए गए उससे ये पता चला कि वो तकरीबन 1971 में पैदा हुई थी। तो इस तरह से जब होटल फॉर्म पे उन्होंने कहा था कि 21 ईयर्स की हैं तो वो गलत था। वो उस टाइम जिस टाइम उसकी डेथ हुई है वो 24 ईयर्स की थी, 24 साल की। इसके अलावा जो शुरू में इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसमें से बहुत सारी जो चीज़ें थी इन्वेस्टिगेशन में वो मिस कर दी गई थी। जब 2016 में ये वाला केस दोबारा से रीओपन हुआ तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्लूज और लिंक्स जो कि उस टाइम वो पुलिस वालों ने उन्होंने ओवरलुक कर दिए थे, उसको दोबारा से देखा गया। जिसमें से एक क्लू ये भी था कि जिस रूम में जेनिफर फेगेट की लाश मिली थी वहाँ उसी रूम में मौजूद एक छोटा सा न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी मौजूद था जिसके ऊपर रूम नंबर 2816 लिखा हुआ था। जो 28616 में जो इसके बाद इन्वेस्टिगेट किया गया कि उस रूम में कौन मौजूद था, तो फिर पता चला कि बेल्जियम के एक और शहरी जिसका आइडेंटिटी जाहिर नहीं की गई, मिस्टर एक्स थे, जो कि वहाँ मौजूद थे। पुलिस ने फिर उनसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि मुझे जेनिफर की मौत का इल्म नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सिर्फ उन्होंने एक हैरानकुन सी बात की कि हाँ मुझे पता चला था कि वो खुदकुशी से उनकी मौत हो गई है। यानी उस शख्स जो मिस्टर एक्स थे उनको जेनिफर की मौत का इल्म पुलिस के पहुंचने से पहले ही हो गया था, लेकिन कैसे। फिर उसके बाद दोबारा से जो इनका केस रीओपन हुआ और अदालत में इनके नए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो पेश किए गए। तो 1996 में जब पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन को ये कहकर बंद कर दिया था कि ये सुसाइड है, तो उसके बाद दोबारा जो नए क्लूज थे उनके ऊपर बहस की गई। उसमें बताया गया कि अगर जेनिफर फेगेट ने खुद गोली चलाई थी तो उसके हाथों पर जो गन शॉट रेजिड्यू यानी बारूद के निशान होते हैं वो मौजूद बिल्कुल भी नहीं थे। प्लस उसके हाथ पे भी जो पिस्टल था वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे उसे ज़बरदस्ती पकड़ाया गया हो, यानी उस पिस्टल की जो ग्रिप थी जैसे सख्ती से पकड़ना है वो उस तरह से पिस्टल जेनिफर ने नहीं पकड़ा हुआ था। इसके अलावा ये जो केस इन्वेस्टिगेट हुआ तो उसमें दोबारा उन्होंने क्वेश्चंस किया कि मिस्टर लुइस जो है, जो उसको जेनिफर फेगेट ने कहा था कि लुइस फेगेट भी उनके साथ आके इस रूम में रहेंगे, उनके बारे में कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, उनको तलाश नहीं किया गया कि कौन है, कहाँ से आना था। तो इस सारे केस को जब कम्प्लीटली देखा गया दोबारा से इन्वेस्टिगेट करके, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर एक प्रोफेशनल इंटेलिजेंस यूनिट का काम नज़र आता है कि शायद जेनिफर फेगेट किसी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी का पार्ट थी और आखिर में जो भी वजह बनी लेकिन उन्हें उस जगह पर कत्ल कर दिया गया। इस तरह से फिर एक और नाम भी बनाया गया, एक और इस केस में से लीड बनाई गई कि जेनिफर फेगेट जो लेडी ने अपना नाम डिक्लेयर किया था ये एक ऐसा नाम था जो कभी था ही नहीं। यानी ये एक जर्मन लड़की थी जो कि ओस्लो के होटल में मरने आई या मारी गई। यानी वो जर्मनी से ओस्लो नॉर्वे तक का ट्रैवल सिर्फ इसलिए करके आई थी कि उसे वहाँ पर सुसाइड करना था। ये वाली चीज़ जो है वो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कभी भी समझ नहीं है। चनाचा इस केस को हम यहाँ पे एंड करते हैं और आपसे आखिर में एक सवाल करते हैं कि आपको क्या लगता है कि वाकई वो भी जासूस थी या कुछ और जो उसके साथ किया गया और इंटरनली उसके केस को भी ख़त्म करके बहुत सारे क्लूज या शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई। ये वाली जो इस केस की इन्वेस्टिगेशंस हैं ये आज भी ओपन है और नॉर्वे में आज भी इन पर बहस होती है। आज भी रूम नंबर 2805 वो उस होटल में मौजूद है जिसको लॉक लगाया गया है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं आज भी नॉर्वे में लोग उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बहस करते हैं, क्योंकि कोई इंसान खुदकुशी से पहले ना तो अपने कपड़े उतारता है ना ही उनके लेबल काटता है। तो हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और इसी तरह के नए इन्वेस्टिगेशन केस के साथ हम आपके पास दोबारा आएंगे। तो हमारे केस के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस तरह की मज़ीद रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।